हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं शुभ सिंह और आज आपके लिए लेके आया हूं लुसेंट की अगली क्लास, जहां पे आपको पढ़ना है विजयनगर साम्राज्य। इससे पहले मैं दिल्ली सल्तनत आपको पढ़ा चुका हूं और अगला क्लास है आपका विजयनगर साम्राज्य। उम्मीद कर रहा हूं जो वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं उसको आप बढ़िया से देख पा रहे हैं, वहां पे आपको प्रॉपर क्वालिटी मिल रहा है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी स्टूडेंट के अंदर क्या एक दोष पैदा हो गया है कि जैसे कि 3 महीना से ज्यादा लॉकडाउन रहा। लॉकडाउन के कारण किसी भी स्टूडेंट में वो एनर्जी नहीं था अभी जो पहले था, लॉकडाउन से पहले था, अर्थात फरवरी में। जब लॉकडाउन समाप्त हुआ है तो मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट के अंदर वह एनर्जी नहीं है जो फरवरी में उनके अंदर था। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, पढ़ाई की तरफ रुझान को बढ़ाइए, धीरे धीरे अपने एनर्जी को बढ़ाइए और पढ़ाई को फिर से पटरी पर लेके आइए। ठीक है, हालांकि फेस्टिवल का दौर चलने वाला है और चल ही रहा है, तो उम्मीद करता हूँ कि फेस्टिवल समाप्त होते तक आप लोगों के अंदर फिर से फरवरी वाली एनर्जी आ जाएगी। तो चलिए मैं बता दूं आपको, आप देख रहे हैं विजयनगर साम्राज्य। आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मैं क्लास, और इससे भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। जो छात्र पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, मैं लुसेंट की क्लास ले रहा हूं और जनरल कंपटीशन में लुसेंट किंग है, तो इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन होगा आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की। आपको इसको याद रखना है, दो भाइयों का नाम, एक हरियर है और एक बुक्का है। कब किया? 1336 में। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का दो भाइयों ने किया। कब किया? 1336 ईस्वी में। आपको याद रखना है। कहता है जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। ये प्रश्न पूछे जा चुका है परीक्षा में, एग्जाम में, कि विजयनगर का अर्थ क्या होता है। तो विजयनगर का मतलब होता है जीत का शहर, जीत का शहर। और हरियर एवं बुक्का इसके संस्थापक है। ठीक है, हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्याधरण संत के आशीर्वाद से किया। यानी विद्याधरण एक संत थे जिनके आशीर्वाद से उन्होंने यह काम को अंजाम दिया। हरियर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। अर्थात ये जो हरियर एवं बुक्का है, एक अपने पिता का नाम संगम और संगम के नाम पर एक राजवंश रखा, संगम राजवंश, संगम राजवंश। और आपको पूछेगा संगम राजवंश के संस्थापक कौन है, तो हरियर एवं बुक्का। आपको याद रखना है। ठीक है, पूछेगा विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो हरियर एवं बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। आपको याद रखना है, ये वही हम्पी है जो हम्पी आप पढ़े होंगे, वो यह वही हम्पी है जो इसकी राजधानी थी। ये प्रश्न पूछता है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। आपको याद रखना है तुंगभद्रा नदी। ये भी पूछता है कि हम्पी के खंडहर किस नदी के किनारे हैं, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे हैं। ठीक है, ये हम्पी का खंडहर है। ठीक है, यही है। आप इसको ऐसे भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर। ठीक है, ये विजयनगर साम्राज्य के खंडहर, या एग्जाम में ऐसे ही पूछते हैं कि हम्पी के खंडहर। ठीक है, किस नदी के किनारे है, तुंगभद्रा नदी के किनारे से। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। आपको पूछेगा विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी, तो तेलुगु थी। आपको याद रखना है। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकातीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। यानी ये जो दोनों भाई थे, ये दोनों भाई थे प्रताप रुद्रदेव के ना अंतर्गत काम करते थे, माने उनके वो ये सामंत थे। अर्थात राज व्यवस्था कैसे चलाना है, नहीं चलाना है, ये सब उन्होंने प्रताप रुद्रदेव के सामंत रहते हुए ये सब सीखा। ठीक है, और जब मौका मिला तो 1336 ईस्वी में एक अलग राज्य बना लिया, विजयनगर साम्राज्य बना लिया। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया। एक है संगम, संगम जो आपको याद करा दिया हूं मैं ऊपर, उसके बाद है शुलुब, उसके बाद है तुलुब और उसके बाद आरेबिडु। ये क्रम आपको लगाने के लिए बीपीएससी प्रश्न पूछता है विजयनगर साम्राज्य का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम क्या है आपको याद रखना है, संगम, शुलुब, तुलुब, आरेबिडु। मतलब ये इसका एक क्रम है, और ये क्रम सजाने के लिए बीपीएससी पूछता है। आप बिहार पुलिस में भी बैठेंगे तो वहां पे भी आपको मिलान करने का, विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य की आरोही क्रम में व्यवस्था कीजिए। तो आपको सबसे पहले संगम, सुलुब, तुलुब और आरबिडु, और अवरोही कहेगा तो उसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, और ये प्रश्न मिलान करने वाले पूछे जाते हैं, बीपीएससी हो। ये तो एक प्रश्न तो ऐसे भी है जो यूपीएससी में भी बनते हैं। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के क्रम, विजयनगर साम्राज्य पर राज करने वाले राजवंशों का क्रम क्या है, तो ये यूपीएससी में पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के। ठीक है, बुक्का एक ने वेदमार्ग प्रतिष्ठान की उपाधि धारण की, और ये भी पूछता है कि
वेदमार्ग प्रतिष्ठान की उपाधि किसने धारण की? तो बुक्का प्रथम ने, बुक्का प्रथम ने, आपको इसको याद रखना है। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। देख लीजिए, संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि कौन लिया? हरिहर द्वितीय ने, ठीक है, हरिहर द्वितीय ने, ठीक है। आपको पूछेगा वेदमार्ग प्रतिष्ठापना की प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने लिया था? बुक्का एक, बुक्का एक वेदमार्ग प्रतिष्ठापक, ठीक है। और ये हरिहर द्वितीय क्या लिया? महाराजाधिराज। इसके बाद है इटली का यात्री निकोलो कांटी। आपको याद रखना इसका नाम, निकोलो कांटी किस देश से संबंधित है? इटली से। इसका नाम आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूछता है निकोलो कांटी का संबंध किस देश से है? तो इटली से। इटली से आए थे निकोलो कांटी विजयनगर साम्राज्य में, और उस वक्त देवराय प्रथम का शासन था। आपको ये भी याद रखना है, देवराय प्रथम का शासन था और ये आए थे विजयनगर में। प्रश्न ऐसे भी घुमा के पूछेगा आपको कि विजयनगर साम्राज्य में किसने यात्रा किया? विजयनगर साम्राज्य किसने यात्रा किया? या फिर ऐसे पूछेगा इटली का कौन सा राजकुमार विजयनगर की यात्रा पर आया? तो ये है आपका निकोलो कांटी, निकोलो कांटी, ठीक है। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया ताकि जल की कमी को दूर करने के लिए नगर में नहर ला सके। यानी देवराय प्रथम जो था ना, वो सिंचाई के लिए नगर में जल लाने के लिए एक बांध बनाया, ठीक है, एक बांध बनाया सिंचाई के लिए। उसे हरिंद्र नदी पर, आपको याद रखना है हरिंद्र नदी, ये नाम ही आपको रखना है कि किस नदी पर बनाया था? हरिंद्र नदी पर एक बांध बनाया, ठीक है। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय हुआ, इसको आपको याद रखना है। ये प्रश्न पूछता है संगम वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ? सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? तो देवराय द्वितीय। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है देवराय द्वितीय, आपको याद रख लेना है इसको। चलिए हम स्लाइड को थोड़ा नीचे कर लेते हैं और फिर क्या है हमें पढ़ना बता देते हैं। देखिए ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं विजयनगर एक ही वीडियो में खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। कोई भी तरह की चूक आप रखेंगे तो एग्जाम में कैसे आप क्लियर कर पाएंगे, इसलिए आप इसमें कोई चूक न रखें। देखिए किताब तो सब अपने आप पढ़ लेता है, लेकिन किताब पढ़ने के बाद कितना समझ में आता है, मुझे भी इसके बारे में पता है, क्योंकि मैं भी कभी छात्र था, मैं भी किताब पढ़ा हूँ, और एक बार नहीं कई बार पढ़ा हूँ। तो खुद से अगर किताब पढ़ते हैं तो कितना समझ में आता है, अगर आपको कोई बता के पढ़ाता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाता है, तो कितना समझ में आता है ये मुझे पता है, ठीक है। और ये मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। कोई विद्यार्थी सोच रहा होगा कि ये क्या पढ़ा रहा है लुसेंट, तो मैं खुद पढ़ लूंगा। देखिए खुद तो पढ़ा जा सकता है, ठीक है, अच्छी बात है, खुद पढ़ करके आप तैयारी कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई आपको गाइड करता है, कोई आपको बताता है, कोई इसके बारे में जानता है अच्छी तरह से कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या जानना है, क्या नहीं जानना है, क्या याद रखना है, क्या याद नहीं रखना है, यानी क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बात आ जाती है अनुभव की, तो मैं इसी के आधार पे आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और इसी के आधार पर आपको आपके एग्जाम को बेहतर से बेहतर तैयारी कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसे इमांडी देवराय भी कहा जाता है, यानी देवराय द्वितीय है, देवराय द्वितीय, इसको इमांडी देवराय भी कहा जाता है, आपको याद रख लेना है, ठीक है। इमांडी देवराय के नाम से कौन जाना जाता था? देवराय द्वितीय। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासन काल में आया था। देख लीजिए, फारस का है एक राजदूत, फारसी राजदूत यानी फारस का एक राजदूत है अब्दुल रजाक, जो देवराय द्वितीय के शासन काल में विजयनगर आया था। और निकोलो कांटिन भी आया था, आपको याद रखना, ठीक है, वो प्रथम के समय में या द्वितीय के समय में, ठीक है। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहते। देखिए ये बहुत ही अंदर का प्रश्न है, अगर पूछ देता है तो यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी अपना खो देते हैं, एक इसको रूप खो देते हैं, क्योंकि बहुत अंदर का प्रश्न है। यहाँ पे पूछेगा प्रसिद्ध तेलुगु कवि ऐसे पूछेगा, प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ विजयनगर साम्राज्य में किसके दरबार में आसीन थे? तो देवराय द्वितीय के दरबार में रहते, ठीक है। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया। यानी ये जो फरिश्ता है लेखक, उसने बताया कि देवराय द्वितीय अपने सेना में ना 2000 मुसलमानों की भर्ती किया था, एवं उन्हें जागीरें दी थी। जागीरें मतलब वहां पे रहने के लिए खेत दिया था, उसको खेत दिया था, मतलब जागीरें दिया था। जागीर देने का क्या मतलब कि उसको वहां का राज व्यवस्था चलाने के लिए, यानी अपनी आमदनी चलाने के लिए उसको खेत दे देना, उसको भूमि प्रदान करना, वही होता है जागीरें देना, ठीक है, जागीर देना, ठीक है। और जो ही देवराय द्वितीय ने किया था मुसलमानों को, ठीक है। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को गजबेट का
अब देख लिए गजबेटकर मतलब हाथियों का शिकारी, और हाथियों का शिकारी की बात आ गया तो आपने वीरप्पन के बारे में सुना ही होगा, अगर नहीं सुना होगा तो आप गूगल कर सकते हैं या फिर इसके बारे में आपको जानकारी आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप मुझसे भी पूछ सकते हैं कभी। तो मैं आपको बता दूं देवराय द्वितीय को कहा जाता था गजबेटका। आपको ये प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से गजबेटका किसको कहा जाता था? देवराय द्वितीय को। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में, ठीक है। और मैं एक बात कर लूं, आपको मैं बात कर लूं बिहार दरोगा की, तो बिहार दरोगा में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि गजबेटका किसको कहा जाता था? गजबेटका यानी देवराय द्वितीय को कहा जाता था। गजबेटका का मतलब होता है, गज मतलब हाथी, या बेटकर मतलब हाथियों का शिकार करने वाला, ठीक है। तो देवराय द्वितीय को कहा जाता था हाथियों का शिकार करने वाला, ठीक है। ऐसा एक अभिलेख में बताया गया है। चलिए हम स्लाइड को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, अब हमें क्या पढ़ना है देख लेते हैं। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। देख लीजिए, ये है उसका, ये कुछ पुस्तक है, उसके ऊपर ये भाष्य लिखा है, ठीक है। फिर से मैं बता दूं, देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक, ये है संस्कृत ग्रंथ है महानाटक सुधानिधि, यह है सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर क्या लिखा? भाष्य लिखा। कौन लिखा? देवराय द्वितीय। मल्लिकार्जुन को ब्रॉड देवराय भी कहा जाता है। ये प्रौढ़ देवराय भी प्रश्न पूछा जा चुका है, आप याद कर लीजिए। पूछेगा प्रौढ़ देवराय के नाम से कौन जाना जाता था? तो मल्लिकार्जुन, और मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय कहा जाता था, और गजबेटका देवराय द्वितीय को, ठीक है। शालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश शालू वंश की स्थापना की। अब देख लीजिए, अब आ गया शालू वंश, इसका कौन है? शालू नरसिंह। शालू वंश के संस्थापक है शालू नरसिंह, आपको याद रखना है। की स्थापना 1485 में किया और इसका कार्यकाल 1506 तक रहा, ठीक है, 1506 ईस्वी तक। इसके बाद है शालू वंश के बाद विजयनगर पर तुलु वंश का शासन हुआ। देख लीजिए, शालू वंश खत्म हो गया और आ गया तुलु वंश। तुलु वंश 1505 ईस्वी से 1565 ईस्वी तक रहा। इसकी स्थापना वीर नरसिंह ने किया। आपको याद रखना, वीर नरसिंह, तुलु वंश के वीर नरसिंह और शालू वंश के शालू नरसिंह, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद आ गया तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेवराय था। यही वो कृष्णदेवराय जिसके बारे में आपने इतिहास में पहले से भी पढ़ा होगा या सुना होगा, ठीक है। तुलु वंश का महान शासक कौन हुआ? कृष्णदेवराय। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना, ठीक है, यानी राजा बना, राजगद्दी पर बैठा, ठीक है, 1508 ईस्वी में। शालू तिमसा कृष्णदेवराय का योग मंत्री एवं सेनापति था। नाम है शालू तिमसा, कृष्णदेवराय का सेनापति और योग मंत्री था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में बाबरनामा में कृष्णदेवराय की भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना है, यानी भारत का जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना बाबर, वो किसको माना? कृष्णदेवराय को माना। कृष्णदेवराय। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात होता है कि बाबरनामा का लेखक कौन है? तो बाबरनामा का लेखक है बाबर, और इसमें बाबर की आत्मकथा है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो बाबरनामा। कौन लिखा? बाबर खुद ने लिखा। और बाबर ने तब माना कि कृष्णदेवराय भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है, ठीक है। कृष्णदेवराय के शासन में पुर्तगाली यात्री डोमियोगोस पायस आया। आपको याद रखना है, पुर्तगाल का एक यात्री आया था कृष्णदेवराय के समय में, उसका नाम है डोमियोगोस पायस, ठीक है। ये विजयनगर की यात्रा पर आया था। तो आपको याद रखना है कि विजयनगर की यात्रा पर कौन कौन आया। सबसे पहले तो निकोलो कांटे याद रखना है, उसके बाद आपका आया ऊपर मैं स्लाइड करके मैं आपको बता दे रहा हूँ, या फिर मैं रिवीजन में आपको बता देता हूँ कौन कौन आया, ठीक है। चलिए मैं क्लास को आगे करता हूँ, रनिंग करता हूँ, फिर मैं रिवीजन में आपको यहाँ पे बताऊंगा। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमियोगोस पास विजयनगर आया। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 श्रेष्ठ कवि रहते थे, जिसे अष्टदिग्गज। देख लीजिए, अष्टदिग्गज किसके समय में रहता था? कृष्णदेवराय के समय में अष्टदिग्गज। देख लीजिए, अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान और नवरत्न, आपको ये सब मिलते रहेंगे, तो आपको यहाँ पे नोट कर लेना है, याद कर लेना है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे, यानी विजयनगर साम्राज्य में ये है, ठीक है। जो सर्वश्रेष्ठ 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे उसको अष्टदिग्गज कहा जाता था। उनके शासन काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा गया, यानी एक क्लासिकल युग, यानी देवराय के समय था। देवराय समय जब राजा थे, तो तेलुगु साहित्य में उनके समय को ना क्लासिकल युग कहा गया, ठीक है। मतलब तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा गया देवराय, कृष्णदेवराय के समय को, ठीक है, यानी कृष्णदेवराय जब राजा थे उनके शासन काल में, ठीक।
आगे कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्ता माल्य, आपको याद रखना है ये किताब कृष्णदेवराय ने तेलुगु भाषा में लिखा था अमुक्ता माल्याद, एवं संस्कृत में जाम्बती कल्याणम। आपको याद रखना है ये सब किताब का नाम है, जो बहुत ही डीपली क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि जाम्बती कल्याणम के रचनाकार कौन है, तो कृष्णदेवराय। बस आपको याद रखना है, 2 पुस्तक है, ये दोनों तेलुगु भाषा का है, ठीक है। आगे आपका पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनालीराम कृष्ण, ये देख लीजिए, यह तेनालीराम कृष्ण है जिसके बारे में आपने बचपन में पढ़ा होगा, तेनालीराम के बारे में, ठीक है। ये वही व्यक्ति है जो पांडुरंग महात्म्य की रचना किया था, यानी एक पुस्तक है पांडुरंग महात्म्य जिसके रचनाकार कौन है, तेनालीराम, जिसके बारे में आपने सुना होगा। और ये दक्षिण भारत यानी विजयनगर साम्राज्य सबसे बुद्धिजीवी में से एक माने गए हैं इतिहास में, ठीक है। नागलपुर नामक एक नगर हजार एवं विठला स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने किया था। देख लीजिए, यह एक नगर बनाया नागलपुर, और एक हजारा मंदिर का नाम है, उसका विठल स्वामी मंदिर, ये दोनों मंदिर का नाम है, हजारा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर। कौन बनवाया, कृष्णदेवराय, आपको याद रखना है। कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 में हो गई, यानी कृष्णदेवराय कब मर गया, 1529 में। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि की उपाधि धारण की। आपको उनके उपाधि है उसको थोड़ा सा जान लेना है, आपको ये प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में कि आंध्र भोज की उपाधि किसको दिया गया, या फिर ये तीनों उपाधि दे देगा, आपको बताएगा निम्नलिखित राजा में से किसको दिया गया था, आपको याद रखना होगा, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेवराय को आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि प्रदान की गई, यानी उन्होंने यह उपाधि को धारण किया। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव, देखिए आपको तो याद रखना है जो प्रारंभ हुआ सो और जो लास्ट हुआ सो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो तुलु वंश का अंतिम शासक हुआ सदाशिव जो ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। अगर आप दरोगा का प्रश्न पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर का, तो उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। बिहार पुलिस में भी ये पूछा गया है। आगे आपका राक्षसी तगरी या तालीकोटा या बनहट्टी, ये तीनों एक ही युद्ध का नाम है। इसको आप राक्षसी तंगरी भी कह सकते हैं, तालीकोटा का युद्ध भी कह सकते हैं और बनहट्टी का युद्ध भी कह सकते हैं। ये तीनों एक ही युद्ध का नाम है, जो 23 जनवरी 1565 ईस्वी को लड़ा गया था, ठीक है। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। देख लीजिए, मतलब ये जो युद्ध हुआ ना, इसी में विजयनगर का पतन हुआ इसी युद्ध में। इसको राक्षसी तंगरी या तालीकोटा का युद्ध कह सकते हैं। देखिए, ये प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं तालीकोटा का युद्ध से, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है कि तालीकोटा का युद्ध के कारण ही विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, ठीक है। चलिए स्लाइड को थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं और फिर देखते हैं क्या बताया गया। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघर्ष में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा एवं विदर्भ। यानी विजयनगर एक साम्राज्य हुआ और इसके अगेंस्ट में, इसके विरुद्ध में ये सभी ना अपने आप को गुट बनाए हुए थे। जैसे बीजापुर हो गया, अहमदनगर हो गया और गोलकुंडा हो गया और विदर्भ हो गया। ये विजयनगर के ना अगेंस्ट में एक गुट बनाए हुए थे, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। ये जो गुट हुआ, इसका जो नेतृत्व करता था अली आदिल शाह क्या करता था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय, ये पूछता है प्रश्न कि तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया, यानी विजयनगर की तरफ से जो लीड किया था उसका नाम है राम राय। आपको याद रखना है, राम राय। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया, राम राय। और तालीकोटा के युद्ध में दक्षिण राज्यों के संघ में जो विजयनगर के विरुद्ध था उसका नेतृत्व कौन किया था, अली आदिल शाह, ठीक है। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्र में आपस में टकराते थे। यानी विजयनगर के जो राजा था और बहमनी के जो राजा थे, इन लोगों का न आपस में टकराव होता था। और किस मुद्दे पर टकराव होता था, आप देख लीजिए होता था तुंगभद्रा के दोआब पर। यानी तुंगभद्रा नदी जहाँ पे मिलती थी, जहाँ पे उसका दोआब था, वह जगह काफी उपजाऊ होती थी और उस जगह पे लोग ना चाहते थे कि ये मेरे राज्य में आ जाए, मेरे राज्य में आ जाए, मेरे राज्य में आ जाए। तो उसमें एक है तुंगभद्रा के दोआब, दूसरा है कृष्ण गोदावरी कछार, यानी कृष्ण गोदावरी का जो कछार था वहां पे, और एक है मराठवाड़ा प्रदेश। ये सभी जो तीनों प्रदेश है काफी उपजाऊ यानी वहां पे बहुत फसल उगते थे। और इसी फसल उगने वाले जमीन पे ना उन लोगों का आपस में ना टकराव होता था कि मेरे अंदर में आ जाए, मेरे राज्य में आ जाए।
और जिस राज्य में ज्यादा अन्न उपजेगा वो तो ज्यादा समृद्ध होगा ना, वहां से ज्यादा पैसे आएंगे ना, इसीलिए वहां पे उन लोगों का हितों का टकराव होता था। बस आपको इतना याद रखना है। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकुंडा की राजधानी बनाया, यानी अब उनकी राजधानी पेनुकुंडा आ गया। किसकी मदद से? सदाशिव देख लीजिए, तालीकोटा युद्ध के बाद, यानी जो तालीकोटा युद्ध हो गया और विजयनगर टूट गया, टूटने के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकुंडा को अपनी राजधानी बना लिया और वहां से शासन करना प्रारंभ कर दिया। विजयनगर के चौथे राजवंश आरबीडू, देखिए अब अंतिम वाला आ गया, आरबीडू अंतिम राजवंश 1570 से 1672 ईस्वी तक की स्थापना तिरुमल ने किया, यानी आरबीडू के जो संस्थापक है, आरबीडू वंश के जो संस्थापक है वह तिरुमल है, आपको याद रखना है। सदाशिव को अवदस्त कर पेनुकुंडा को किया, यानी सदाशिव को अवदस्त कर दिया, यानी उसको राजगद्दी से हटा दिया तिरुमल, और यहाँ पे आरबीडू वंश की स्थापना किया, ठीक है। और वहां सदाशिव को अवदस्त कर पेनुकुंडा में किया, यानी पेनुकुंडा में किया, यानी सदाशिव राव पेनुकुंडा में राज करता था, उसको अवदस्त कर दिया, यानी गद्दी से हटा दिया तिरुमल ने और खुद वहां का राजा बना। आरबीडू वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय थे, आपको ये भी याद रखना है, आरबीडू का अंतिम शासक रंग तृतीय। आरबीडू शासक वेंकट द्वितीय के शासन काल में ही वोडेयार 1612 ईस्वी में मैसूर की यात्रा पर आया। देखिए ये भी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वोडेयार मैसूर की यात्रा पर आया था, किसके समय में? तब वेंकट द्वितीय के समय में। ये बहुत ही डीपली क्वेश्चन बनते हैं अंदर के, जो नए छात्र पढ़ रहे हैं वो चौंके नहीं और वो इस बात को जानकर घबराए नहीं। ये सब बहुत ही डीपली प्रश्न बनते हैं, अगर आप एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पे अच्छे से पढ़ने वाले की टाइट हो जाती है, ठीक है, अच्छे से पढ़ने वाले की ब्रेन हैमरेज होने लगती है जब क्वेश्चन उनके सामने गिरता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले से बता रहा हूँ, ये सब बहुत ही डीपली क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर देता रहा हूँ ताकि आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप वोडेयार के बारे में याद रख लीजिए, 1612 ईस्वी में मैसूर की यात्रा पर आए थे, ठीक है। और किसके समय में आए थे? वेंकट द्वितीय के शासन काल में आए थे, ठीक है। इसके बाद आता है विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम, घटते क्रम में, यानी इनका प्रांत हुआ करता था, प्रांत, उसके बाद कोट्टायम को ही वलनाडु कहते थे, या कोट्टायम का मतलब होता है जिला, उसके बाद होता था नाडु, उसके बाद होता था ऊर मतलब ग्राम। आपको इसको याद रखना ऐसे, प्रांत के बाद होता है कोट्टायम के बाद नाडु और नाडु के बाद ऊर। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि विजयनगर साम्राज्य पर जो राजवंशों ने राज किया उसको मिलाने के लिए देगा, उसी प्रकार आपको विजयनगर साम्राज्य में जो प्रशासनिक इकाई थी उसको भी आपको मिलाने के लिए देगा आरोही क्रम में। तो आप इसको ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रांत हुआ, उसके बाद कोट्टायम हुआ, उसके बाद नाडु हुआ, उसके बाद ऊर हुआ। तो प्रांत मतलब मंडल, उसके बाद कोट्टायम जिला हुआ, और नाडु में 50 ग्राम आ गया, 50 गांव होगा, और ऊर मतलब एक गांव होगा, ठीक है। विजयनगर कालीन सेनानायकों को नायक, यानी विजयनगर साम्राज्य में सेना का जो नायक होता था उसको नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूसामंत थे, यानी भूमि के मालिक हुआ करते थे, ठीक है, भूसामंत, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उसकी अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो और अमरम कहलाता था, यानी जो उनका सेना नायक बनता था, उनका सामंत बनता था, राजा उसको कुछ भूमि दे देता था, और भूमि वो इसलिए देता था ताकि वो अपने सेना को ना व्यवस्थित कर सके, उसको खिला पिला सके और अपना राजपाट चल सके, या वो उसके अधीन जो आता था उसको वो भूमि दे देता था, ठीक है। और उस भूखंड को अमरम कहते थे। अर्थात जब कोई सामंत हुआ यानी राजा के अधीन हुआ तो राजा कुछ भूमि का टुकड़ा दे देता था ताकि वो उस पे उपजा के अपने सेना को खिला पिला सके, ठीक से चला सके अपने व्यवस्था को। और जो भूमि दिया जाता था राजा के द्वारा उस भूमि को कहते थे अमरम। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं इस बात को क्लियर कर पा रहा हूँ। अगर आपको फिर भी परेशानी होगी तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्लाइड को नीचे कर लेते हैं और देखते हैं अब क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट्स है। आगे आपका आयंगर व्यवस्था। अब आयंगर व्यवस्था क्या होता है मैं आपके सामने इसको डील करता हूँ। प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी,
सामूहिक रूप से अयंगर कहा जाता था, यानी 12 लोगों को ना सामूहिक रूप से यह उत्तरदायी दिया जाता था कि आप यह यह आपको जिम्मेदारी दी जा रही है कि आप कैसे शासन व्यवस्था चलाएंगे। तो ये जो 12 व्यक्तियों को जो समूह होता था ना उसको अयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे, यानी इनको ना वेतन नहीं दिया जाता था। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त एवं कर मुक्त भूमि देती थी। यानी ये जो लोग होते थे ना इनको सरकार पैसे नहीं देती थी, वहां के राजा पैसे नहीं देती थी, इसको कुछ भूमि दे देती थी और जिसके बदले ना वो टैक्स नहीं ले देती, उस भूमि से टैक्स नहीं ले देती और उसी भूमि में उपजा करके अपना वो व्यवस्था चलाते थे। इनका पद वंशानुगत होता था, यानी इनका जो पोस्ट होता था वंशानुगत, यानी उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा ही इसमें मेंबर बन सकता है, ठीक है, और इसका अध्यक्ष बन सकता है। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था, यानी ऐसी व्यवस्था थी कि वो अपना पद किसी को दे दे या फिर गिरवी रख दे, यानी बेच दे। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इस अधिकारियों की इजाजत के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान में दी जा सकती थी, यानी इससे इजाजत लेना होता था। यानी छोटे छोटे गांव में जो भी संपत्ति थी अगर किसी को आपको देना है या फिर आपको बेचना है तो सबसे पहले इससे आप परमिशन लीजिए, उसके बाद आप वो काम कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं या फिर बेच सकते हैं, ठीक है। वही है अयंगर व्यवस्था, ठीक है। इसमें 12 लोगों का एक ग्रुप हुआ करता था। तो चलिए मैं एक बार फिर से स्लाइड को नीचे करके आपको बता दूं कि नीचे हमें क्या पढ़ना है। तो चलिए मैं स्लाइड को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। कर्णिक के बारे में पढ़ना है। स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम ऐसे लग रहा है, देख लेते हैं स्लाइड कहाँ तक पहुंचा है। चलिए स्लाइड को मैं नीचे कर लेता हूँ। कर्णिक 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 नामक अयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे, यानी कि कितना भूमि आपने बेचा, कितना भूमि आपके पास है, इसका जो लेखा जोखा होता था कर्णिक के पास होता था, कर्णिक नामक अयंगर के पास होता था। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था, ये बात आपको याद रखना है। विजयनगर में जो मुख्य स्रोत था विजयनगर का पैसे का अर्निंग का, वो आय का सबसे बड़ा स्रोत था लगान। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग था, आपको याद रखना है। ये पूछता है विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व की दर कितनी थी, तो 1/6। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। विवाह कर एवं वधु दोनों से लिया जाता है, यानी विवाह में जो कर लगते थे वो लड़का और लड़की दोनों से लिया जाता था, ठीक है। विधवा से विवाह करने वाले को इस कर से मुक्त रखा जाता था। आगे बात है उम्बली। उम्बली ग्राम में विशेष सेवाओं के लिए के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। देख लीजिए उम्बली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि, यानी कोई विशेष काम करता था, विशेष सेवा करता था, उसको न लगान मुक्त भूमि दिया जाता था, जो उम्बली होता था, यानी उसको भूधारण पद्धति थी। यानी किसी को कोई विशेष काम करता है, विशेष सेवा देता है, तो उसको उम्बली के तर्ज पर कुछ भूमि दी जाती थी, जिसके लिए उसको टैक्स नहीं लगता था, ठीक है। रथ कोरेग युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवारों को दी गई भूमि को कहा जाता था, यानी रक्त कोरेग जो होता था वैसे व्यक्ति जो युद्ध में अच्छा काम करते थे या फिर शहीद हो जाते थे, तो उसके परिवार को जो उसके बदले दिया जाता था उपहार, यानी खेत का कुछ हिस्सा, तो वही हो गया रक्त कोरेग। बस आपको याद रखना है रक्त कोरेग, ठीक है। स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लग रहा है मुझे ऐसा। आगे बात है, उसके बाद आपका कुट्टिंग। कुट्टिंग यहाँ पे है आपको ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, यानी कुट्टिंग कौन हो गया, वैसे व्यक्ति जो स्वयं तो कृषि नहीं करते थे, जैसे ब्राह्मण हो गए, मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसे भूमि को कुट्टिंग कहते थे। यानी जो बड़े बड़े लोग होते थे जिसके पास बहुत सारे भूमि हुआ करते थे, वो न भूमि किसी को दे दिए जोतने के लिए, खेती करने के लिए, और वैसी भूमि को कुट्टिंग कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य में। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे कुदी कहलाते थे। देख लीजिए, यानी कोई खरीद लिया और उसका मालिक कोई और हो गया, उस भूमि को कुदी कहते थे, ठीक है। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था, यानी जो सेना का जो विभाग था, सैन्य विभाग था, वो कदाचार कहलाता था, तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक और सेनापति कहलाता था, यानी उसमें जो मेन होता था, हेड होता था, वो दंडनायक या सेनापति कहलाता था। आगे टकसाल विभाग को जोरी खाना भी, मतलब वहां विजयनगर साम्राज्य में जो टकसाल विभाग था, यानी पैसा जहां पे छपाता था, पैसा का जहां व्यवस्था किया जाता था, टकसाल विभाग
उसको जोरी खाना कहा जाता था। ठीक है, आगे आपका चिड़ियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोग को वीर पंजाल यानी जो व्यापार में जो निपुण है, चिड़ियों की तरह व्यापार में जो निपुण होते थे उसको वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बरवा, यानी उत्तर भारत से लेकर के जो दक्षिण भारत में जाकर बस गया, वहां पे जो अपना स्थान ले लिया वो हो गया बरवा, वहां पे बरवा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी, यानी लोगों का ना खरीद बिक्री होता था, यानी गुलामों का खरीद बिक्री होता था, ये हो गया दास प्रथा। ये पूछता है बीपीएससी यूपीएससी, ये पूछता है कि दास प्रथा प्रचलन में था विजयनगर में, हाँ ना दोनों आंशिक रूप से, ऐसे करके ऑप्शन आपको दे देते हैं फंसाने के लिए। ठीक है, मनुष्य के क्रय विक्रय को बेस वर्ग कहा जाता था, यानी कि आदमी को जब खरीदा बेचा जाता था उसको बेस वर्ग कहा जाता था। आगे मंदिरों में रहने वाले स्त्रियों को देवदासी, यानी जो मंदिर में रहती थी उसको देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था, यानी जो मंदिर में जो रहती थी, जो स्त्रियां रहती थी और सेवा सत्कार करती थी उसको देवदासी कहते थे, और उसको जीवन चलाने के लिए कुछ भूमि दे दी जाता था, या फिर उनको ना कुछ पैसे दिया जाता था, वेतन दिया जाता था, ताकि वो अपने जीवन को चला सके। ठीक है, इसके बाद आपका इसके बाद विजयनगर की मुद्रा पेंगोडा, आपको इसको याद रखना है, तथा बहमनी राज का मुद्रा हून थी, आपको याद रखना है। ये बहुत ही लाजवाब और महत्वपूर्ण अंतिम लाइन है कि बहमनी विजयनगर साम्राज्य का मुद्रा पेंगोडा तथा बहमनी राज की मुद्रा हून, आपको याद रखना है, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बहमनी राज पढ़ाऊंगा, जो अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, आप इसको ठीक ढंग से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और ठीक ढंग से आपको समझा पा रहा हूं। आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो कृपया इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। किसी प्रकार का आप सुझाव देना चाहते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।